नमस्कार दोस्तों। जीएसटी को लागू हुए लगभग 3 साल हो चुके हैं। ये कितना सक्सेसफुल रहा, इससे इंडियन इकोनॉमी को क्या प्रॉफिट्स और क्या लॉसेस हुए, मैं इस वीडियो में इन्हीं इश्यूज़ पे बात करना चाहूँगा। आइए जानते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको चैनल को सब्सक्राइब करने की रिक्वेस्ट करूँगा ताकि मुझे आपके लिए और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लाने की मोटिवेशन मिलती रहे। 2017 से पहले काफ़ी सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस होते थे। अलग अलग स्टेट्स अपने तरीके से टैक्स लगाती थी। इससे नुकसान ये होता था कि जो स्टेट्स कम टैक्स लगाती थी उनमें कंपनीज ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स करती थी और कुछ स्टेट्स इन्वेस्टमेंट से वंचित रह जाते थे, जिनसे उनकी ग्रोथ में रुकावटें आती थी। 2017 से पहले टैक्सेस 2 ग्रुप्स में बटे थे। डायरेक्ट टैक्स, जिसमें इनकम टैक्स, कॉरपोरेशन, प्रॉपर्टी टैक्स, वेल्थ टैक्स, ये सभी टैक्सेस इंक्लूडेड थे, और इनडायरेक्ट टैक्सेस, जिसमें कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, सेल्स टैक्स, वीएटी इंक्लूडेड थे। सभी इनडायरेक्ट टैक्सेस को हटा के एक वन टैक्स सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया, जिसे जीएसटी नाम दिया गया। जीएसटी को 4 ग्रुप्स में बांटा गया है। सेंट्रल जीएसटी, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है, स्टेट जीएसटी, जो कि स्टेट गवर्नमेंट लेती है, यूनियन टेरिटरी जीएसटी, जो कि यूनियन टेरिटरीज लेती है, और इंटीग्रेटेड जीएसटी, जो तब लगता है जब इंटर स्टेट ट्रेड होता है। इनमें से सिर्फ आपको कोई 2 ही टैक्स पे करना पड़ता है, डिपेंडिंग अपॉन आप कौन से स्टेट या यूनियन टेरिटरी से हो। इन सभी में सेंट्रल जीएसटी इंक्लूडेड होते हैं। इंटर स्टेट ट्रेड के दौरान सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स लेती है, जिसमें से 50% वो खुद के पास रखती है और बाकी के 50% उस स्टेट को प्रोवाइड करती है जहां प्रोडक्ट्स कंज्यूम किए जा रहे हैं। पहले टैक्स वो स्टेट लेती थी जहां मैन्युफैक्चरिंग होती थी। इंटीग्रेटेड जीएसटी को डिटेल में समझने के लिए मैं एक एग्जांपल आपके सामने प्रेजेंट करता हूं। कोई फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी महाराष्ट्र में फ़ोन्स बनाती है और उसे ओडिशा में एक्सपोर्ट करती है, तो उस मोबाइल कंपनी से सेंट्रल गवर्नमेंट 18% टोटल जीएसटी लेगी, जिसमें से 9% कंज्यूमर स्टेट ओडिशा को प्रोवाइड करेगी, और जितने मोबाइल्स महाराष्ट्र में बिकेंगे उन पे जो जीएसटी होगी वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट लेगी। इससे फ़ायदा ये होता है कि महाराष्ट्र के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलती है और ओडिशा को टैक्स, जिसे वो अपने डेवलपमेंट में लगा सकते हैं। जीएसटी से पहले ये होता था कि इंटर स्टेट ट्रेड के दौरान बॉर्डर्स पे चेक पोस्ट होती थी, ये इंश्योर करने के लिए कि टैक्स चोरी ना की जा रही हो। इससे ट्रांसपोर्टेशन डिले होती थी और कंपनीज लॉसेज में जाती थी। लेकिन जीएसटी के आने के बाद इंटर स्टेट ट्रेड में रुकावटें घटी है और ट्रांसपोर्टेशन काफ़ी स्मूथली हो पाता है। जीएसटी के लागू होने से एक मेजर रिफॉर्म ये आया है कि पूरे देश में यूनिफॉर्म टैक्स सिस्टम है। अब जो कंपनीज कम टैक्स पे करने के चलते महाराष्ट्र और गुजरात जैसे स्टेट्स में अपनी इंडस्ट्री सेटअप करती थी, वो बिहार, ओडिशा जैसे पिछड़े राज्यों में भी इन्वेस्टमेंट्स कर पाएंगी, क्योंकि बिहार में भी उन्हें उतना ही टैक्स पे करना पड़ेगा। बस स्टेट गवर्नमेंट्स को अपने स्टेट्स में स्किल्ड लेबर की पॉपुलेशन ट्रेन करने की ज़रूरत है, और ये काम वो अपने टैक्स के पैसे से कर सकते हैं। मल्टीनेशनल कंपनीज भी अब भारत के किसी भी क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट्स कर पाएंगी। जीएसटी के लागू होने से इंडिया एक नेशनल यूनिफॉर्म मार्केट के तौर पे उभरा है। दोस्तों, आप में से कुछ लोग ये बोलेंगे कि जीएसटी से इन्वेस्टमेंट्स कहाँ बढ़ी हैं, तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि इंडिया कोई छोटी इकोनॉमी नहीं है और चेंजेस धीरे धीरे एक्सेप्ट करती है। जीएसटी के चलते इंक्रीजिंग इन्वेस्टमेंट दिखेंगे, बस इसकी इम्प्लीमेंटेशन सही से होने की ज़रूरत है। जीएसटी से जुड़े सभी डिसीजंस लेने के लिए एक जीएसटी काउंसिल बनाई गई, जिनमें स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज और सेंट्रल गवर्नमेंट तीनों मिलकर डिसीजन ले पाएगी। इसमें टोटल 33 मेंबर्स हैं, जिनमें 28 स्टेट के फाइनेंस मिनिस्टर्स, 2 सेंट्रल गवर्नमेंट के और 3 यूनियन टेरिटरीज़ के हैं। अब तक जीएसटी की 37 मीटिंग्स हो चुकी हैं, जो जीएसटी काउंसिल की फेडरल कॉपरेशन को दिखाता है। ये काउंसिल ये दर्शाता है कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट में एक अच्छी फेडरल कॉपरेशन बनी है। इस काउंसिल के जनरेट होने से सभी स्टेट्स अपने अपने इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं। जहां एक तरफ जीएसटी से देश को काफ़ी सारे प्रॉफिट्स हुए, वहीं दूसरे तरफ लॉसेस भी हुए। लॉसेस पे एक नज़र डालते हैं। जीएसटी में एक्चुअली 5 टैक्स स्लैब्स हैं, यानी अलग अलग कमोडिटीज़ पे अलग अलग टैक्स, जैसे कि मिल्क, एग्स, मेडिसिन्स पे 0% टैक्स,
शुगर, स्पाइसेस, सॉल्ट, इन सब कमोडिटीज़ पे 5% टैक्स, मोबाइल्स, कंप्यूटर्स और बाकी सारे गैजेट एसेसरीज़ पे 12% टैक्स और कार्स, बाइक्स, एसीज जैसे आइटम्स पे 28% टैक्स। इस टैक्स सिस्टम के काफ़ी सारे पॉजिटिव इम्पैक्ट्स भी हैं, जैसे कि एसेंशियल कमोडिटीज़ जैसे कि मेडिसिन्स को टैक्स से बाहर रखना और लग्जरियस आइटम्स पे ज़्यादा टैक्स लगाना। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ये टैक्स सिस्टम को फर्दर कॉम्प्लिकेटेड बनाता है। टैक्स सिस्टम कॉम्प्लिकेटेड होने से गवर्नमेंट के लिए एडमिनिस्ट्रेशन को मेंटेन करने की कॉस्ट बढ़ती है। पेट्रोल, गैस और अल्कोहल को जीएसटी से बाहर रखा गया है। गवर्नमेंट को इन कमोडिटीज़ से काफ़ी टैक्स रेवेन्यू होती है। अकेले पेट्रोल से गवर्नमेंट को 11% की टैक्स रेवेन्यू होती है और मई में जब फ्यूल्स पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई गई थी तब गवर्नमेंट को अराउंड 1.6 लाख करोड़ रुपीस की रेवेन्यू हुई थी, जो कितनी बड़ी फिगर है इसका अंदाज़ा आप लोग खुद लगा सकते हो। जीएसटी फाइल रिटर्न्स के दौरान इनवॉइस मैचिंग होती है और काफ़ी जगह से इनवॉइस मैचिंग में प्रॉब्लम्स रिपोर्ट की गई है और जीएसटी काउंसिल ने प्रॉपर इनवॉइस मैचिंग के लिए एक नए रिटर्न फाइल सिस्टम को अप्रूव किया है। अब देखना यह है कि ये नया रिटर्न फाइल सिस्टम कितना सक्सेसफुल होता है। आज तक कोई भी कंट्री जहाँ पे जीएसटी लागू की गई है वो 100% इनवॉइस मैचिंग सक्सेसफुल नहीं कर पाई है। जीएसटी का ऑटोमोबाइल सेक्टर पे भी काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है। ऑटोमोबाइल सेक्टर में टैक्स बढ़ाने के कारण डिमांड में कमी आई है, जो कि स्लोडाउन में कंट्रीब्यूट कर रहा है। फर्दरमोर डीमोनेटाइजेशन से भी लोगों की इनकम कम हुई थी, जिससे डिमांड्स घटी और अल्टीमेटली स्लोडाउन का कारण बनी। जीएसटी के इम्प्लीमेंटेशन से सभी को एक्सपेक्टेशंस थी कि सेंट्रल गवर्नमेंट की टैक्स रेवेन्यू बढ़ेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और रेवेन्यू उल्टा 10% से डिक्लाइन हो गया 2017-18 में और पिछले 10 सालों की ये सबसे कम टैक्स रेवेन्यू है। 2018-19 में भी 22% कम टैक्स कलेक्शन हुई। लॉकडाउन इम्पोज होने के साथ सारे बिजनेसेस ठप हो गए थे। इस सिचुएशन को देखते हुए फाइनेंस मिनिस्ट्री ने बिजनेसमैन को रिलैक्सेशन देते हुए मार्च, अप्रैल और मई की जीएसटी फाइल करने की डेडलाइन जून तक कर दी, जो कि एक सही स्टेप था, बट इससे लॉसेस होने ऑब्वियस थे। अप्रैल में जीएसटी रेवेन्यू 72% था पिछले साल के अप्रैल मंथ के कंपैरिजन में और मई आते आते तो ये नंबर सिर्फ 38% पे सिमट के रह गई। लॉकडाउन खुलने के बाद कुछ पॉजिटिव नंबर्स आने शुरू हुए और जीएसटी कलेक्शन जून के लिए 90,917 करोड़ रुपए हुई, जो कि पिछले साल के जून के कंपैरिजन में सिर्फ 9% कम थी। एक्सपर्ट्स का मानना है कि जीएसटी रेवेन्यू को पैंडेमिक से ऑब्वियस नुकसान हुआ है, लेकिन धीरे धीरे ये ट्रैक पे वापस आ जाएगी। अगस्त 2020 की जीएसटी रेवेन्यू 86,449 करोड़ रुपीस पे स्टैंड करती है, जो कि पिछले साल के अगस्त के कंपैरिजन में 12% कम है। इस पैंडेमिक के कारण स्टेट्स को जीएसटी रेवेन्यू के अपने शेयर मिलने में थोड़ी डिलेज हुई है। तो इस पैंडेमिक का कितना बड़ा असर पड़ा है जीएसटी रेवेन्यू पर, ये नंबर से आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं। दोस्तों, एक मेजर प्रॉब्लम जीएसटी के लिए जीएसटी फ्रॉड्स भी हैं और इसको सुधारने की रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट के साथ साथ हमारी भी है। जीएसटी फ्रॉड्स को समझते हैं एक एग्जाम्पल से। अगर आप किसी स्टोर से सामान परचेज करते हैं और जीएसटी भी पे करते हैं, लेकिन क्या हो अगर वो स्टोर जीएसटी रजिस्टर्ड ही ना हो और जीएसटी फाइल ही ना करे, उल्टा आपके टैक्स का पैसा बचा ले, तो इससे गवर्नमेंट को नुकसान होती है। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि ऐसा ना हो। ये आप कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, ये मैं आपको बताता हूँ। आपको जो बिल प्रोवाइड किया जाता है उसमें चेक करें कि जीएसटी नंबर होती है या नहीं। जीएसटी नंबर्स 15 डिजिट्स की होती है। काफ़ी ओनर्स ये भी करते हैं कि फेक जीएसटी नंबर प्रिंट कर देते हैं, लेकिन आप इसे वेरीफाई कर सकते हैं। इसके लिए मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। दोस्तों, जीएसटी पे मैंने एक सेंट्रलाइज्ड ओपिनियन देने की कोशिश की है। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।